हम आज ऐसे दलदल में फंसे हुए हैं जहां हर कोशिश के बावजूद बाहर निकलने का सीधा रास्ता नजर नहीं आ रहा। सरकार की नीतियां भी इस बढ़ती बेरोजगारी की बड़ी वजह मानी जा रही है। भारत के रिनोन्ड केमिस्ट CNR राव कहते हैं 90% विश्वविद्यालयों का सिलेबस 40-50 साल पुराना है। ऐसे में एक स्टूडेंट जॉब रेडी कैसे होगा? आज अगर भारत के जॉब मार्केट को किसी एक तस्वीर में दिखाना हो तो वो होगी एक बेकाबू और उग्र भीड़ जो हर तरफ धक्का मुक्की कर रही है। सोचिए, लाखों युवा सपनों और उम्मीदों से भरे एक ही दरवाजे पर कतार लगाए खड़े हैं, जहां जगह है बस चंद लोगों के लिए। यही हकीकत है हमारे देश की बेरोजगारी की। और इस भीड़ के दर्द को समझने से पहले आइए आपको कुछ वीडियोस और आंकड़े दिखाते हैं जो इस संकट की असलियत बयां करते हैं। जरा ठहर कर इन आंकड़ों पर नजर डालिए, क्योंकि यही नंबर आपको हकीकत का आईना दिखाएंगे। 2008 में भारत की बेरोजगारी दर 5.4% थी और जून 2024 में यह 9.9% तक पहुंच गई। आज भले ही 2025 में यह घटकर 5.1% हो गई है, लेकिन जमीनी हालत अभी ज्यादा बदली नहीं है। पिछले 10 वर्षों में 22 करोड़ लोगों ने सरकारी नौकरियों के लिए फॉर्म भरे और नौकरी मिली सिर्फ 7,22,000 को, यानी 300 में से किसी एक को। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का हाल देखिए। हर साल लगभग 1.5 करोड़ विद्यार्थी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं, लेकिन लगभग 15 लाख ही पास हो पाते हैं। प्राइवेट सेक्टर में देखें तो आज भारत हर साल 15 लाख इंजीनियर तैयार करता है, लेकिन इनोवेशन और रिसर्च में हम 39वें स्थान पर हैं। और इसी के चलते 80% इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स जॉब स्किल्ड ही नहीं है। हम आज ऐसे दलदल में फंसे हुए हैं जहां हर कोशिश के बावजूद बाहर निकलने का सीधा रास्ता नजर नहीं आ रहा। सरकार की नीतियां भी इस बढ़ती बेरोजगारी की बड़ी वजह मानी जा रही है। आंकड़े बताते हैं कि पिछले कई सालों में सरकारी भर्तियों की गति लगातार धीमी हुई है। कई विभागों में पद वर्षों तक खाली रहते हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट में साफ लिखा है कि so far India's growth has failed to create enough well-paying jobs for the millions of young people entering the workforce each year। यानी नौकरियां सिर्फ इसलिए नहीं कम हैं कि उम्मीदवार बहुत हैं, बल्कि इसलिए भी कि सरकार और इंडस्ट्रीज नए अवसर बनाने में पीछे हैं। लाखों अभ्यर्थी सालों तैयारी करते रहते हैं, लेकिन वैकेंसीज ही मौजूद नहीं होती। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलुरु के प्रोफेसर कहते हैं हमारे यहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ के बीच डिस्कनेक्ट है। सरकार GDP की दर पर तो जोर देती है, लेकिन जॉब इलास्टिसिटी ऑफ ग्रोथ लगभग 0 हो चुकी है। वहीं पूर्व RBI गवर्नर रघुराम राजन ने हाल ही में कहा था, अगर क्वालिटी जॉब्स नहीं बनी तो इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड डेमोग्राफिक डिजास्टर में बदल जाएगा। साफ है कि नीति निर्माताओं ने शिक्षा और रोजगार को साथ जोड़कर देखने की जगह दोनों को अलग अलग खानों में बांट दिया और नतीजा लाखों पढ़े लिखे युवा योग्य होने के बावजूद बेरोजगार बैठे हैं। भारत के रिनोन्ड केमिस्ट CNR राव कहते हैं 90% विश्वविद्यालयों का सिलेबस 40-50 साल पुराना है। ऐसे में एक स्टूडेंट जॉब रेडी कैसे होगा? आज हम मिलकर समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हमारा एजुकेशन सिस्टम इतनी बदहाल हालत में क्यों पहुंचा और इसकी असली वजहें क्या हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे सामने कौन कौन सी चुनौतियां खड़ी हैं और क्या ये चुनौतियां आपके करियर और आपकी जिंदगी को पटरी से उतार सकती हैं। इसके बाद नजर डालेंगे जॉब मार्केट की हकीकत पर और समझेंगे कि एक स्टूडेंट किस तरह के संघर्षों से गुजर रहा है। और अंत में यह सवाल भी उठाएंगे कि क्या इन तमाम समस्याओं का कोई ठोस समाधान मौजूद है या नहीं। किसी भी समस्या से बचने के लिए पहले उसके इतिहास को समझना और उसकी जड़ तक पहुंचना बहुत आवश्यक है। इसलिए शुरुआत करते हैं 1835 से, जब ब्रिटिश अधिकारी लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकॉले ने 1835 में भारत में इंग्लिश एजुकेशन एक्ट लागू किया। इस अधिनियम के बाद लाखों गुरुकुल बंद हो गए, जहां संस्कृत में मेटलर्जी, मेडिकल और साइंस की पढ़ाई होती थी। मैकॉले को लगता था कि भारतीय संस्कृति और भाषाओं को कमजोर करके ही ब्रिटिश शासन भारत में पूरी तरह स्थापित हो सकता है। इसलिए उसने अंग्रेजी भाषा को विकास का आधार बनाया। मैकॉले का दावा था कि अंग्रेजी संस्कृत और अरबी से अधिक उन्नत और सभ्य है, और क्योंकि भारत पर ब्रिटिश शासन है
इसलिए भारतीयों को अंग्रेजी आनी ही चाहिए। शिक्षा की जुबान तो अंग्रेजी बना दी गई, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि क्या विद्यार्थी सचमुच इस भाषा में सहज होकर अपना सर्वश्रेष्ठ दे पाएंगे। क्या लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकॉले का ये प्रस्ताव वास्तव में भारत के युवाओं को योग्य बनाने की नीयत भी रखता है? तो प्रमाण आपके सामने है, और इन सवालों का उत्तर है नहीं। ये मान लेना कि केवल भाषा बदल जाने से हुनर अपने आप आ जाएगा, ये हकीकत से आंखें मूंद लेने जैसा है। इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ने देश में एक ऐसी क्लास बनाई जो दिखने में तो भारतीय थी, पर सोच से ब्रिटिश साम्राज्य की गुलाम थी। और अफसोस की बात यह है कि आज़ादी के इतने साल बाद भी उपनिवेश की यह विरासत हमारे एजुकेशन सिस्टम में दिख रही है। हकीकत यह है क्योंकि अंग्रेजी दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है, और परिणाम स्वरूप भारत में अंग्रेजी को क्लास और प्रतिष्ठा का प्रतीक मान लिया गया है। रूस, चीन, फ्रांस जैसे देश अपनी राष्ट्रीय भाषाओं को प्राथमिकता देते हैं। वे अंग्रेजी का उपयोग सीमित रखते हैं, पर यूएसए के बाद भारत दुनिया का सबसे बड़ा अंग्रेजी भाषी समाज है। यानी पहली समस्या कॉलोनियल स्ट्रक्चर, दूसरी रोट लर्निंग। हमारा एजुकेशन सिस्टम अभी भी पुराने तरीकों में फंसा हुआ है। छोटी मोटी तब्दीली के बावजूद पूरा फोकस सिर्फ पास होना है। तीसरी बड़ी समस्या पुराना सिलेबस। स्कूल्स और कॉलेजेस में पढ़ाए जाने वाले कई सब्जेक्ट्स और मटेरियल आज के दौर की जरूरतों से मेल नहीं खाते। जैसा कि CNR राव कहते हैं, हमारी 90% यूनिवर्सिटीज पुराना सिलेबस पढ़ा रही हैं। हम फंड और इंफ्रास्ट्रक्चर पर चर्चा करते हैं, पर स्टडी मटेरियल में आवश्यक बदलाव नहीं आ पा रहा है। नतीजा, विश्व स्तर की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में भारतीय संस्थानों का अभाव है। स्टेम के स्टूडेंट्स के पास AI, मशीन लर्निंग जैसे एडवांस टेक्नोलॉजीज का पर्याप्त ज्ञान नहीं है, और डेडिकेटेड शिक्षक भी कम हैं। इससे स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिल ही नहीं पाता। अब बात करते हैं एक गंभीर मुद्दे की। हमारे एजुकेशन सिस्टम में सबको एक ही तरीके से पढ़ाया जा रहा है, बगैर उनके पर्सनल स्किल्स और कैपेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए। आपने वो मशहूर कहावत तो सुनी ही होगी कि हर कोई जीनियस है, लेकिन यदि आप मछली को इस आधार पर परखेंगे कि वह पेड़ पर चढ़ सकती है या नहीं, तो वह उम्र भर खुद को मूर्ख समझेगी। आज हालात यह है कि हमारी शिक्षा एक ही सांचे में ढली हुई है। सबसे ऊपर साइंस, उसके बाद कॉमर्स और सबसे अंत में आर्ट्स को रख दिया गया है। लगभग हर माता पिता की चाह यही है कि उनका बच्चा मेन स्ट्रीम करियर चुने, जहां इंजीनियरिंग और मेडिसिन को सक्सेस का रास्ता मान लिया गया है। इसका कारण यह है कि इंडिपेंडेंस के समय भारत अविकसित था, मोर्टेलिटी रेट अधिक था और लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम थी, और डॉक्टर्स की बड़ी मात्रा में आवश्यकता थी। इसलिए डॉक्टर्स को समाज में सबसे ऊपर का दर्जा दिया गया। 1990 के लिबरलाइजेशन के बाद इंडस्ट्रीज तेजी से बढ़ी, इंजीनियर्स की मांग बढ़ी, फिर कंपनीज के बढ़ने से मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स की जरूरत हुई। 2010 तक इंजीनियरिंग प्लस MBA सेफेस्ट ऑप्शन बन गया, और उसके बाद डिजिटल युग में कंप्यूटर इंजीनियरिंग सबसे पॉपुलर हो गई। एक सर्वे के मुताबिक 23% भारतीय माता पिता चाहते हैं कि बच्चा इंजीनियरिंग, कंप्यूटर, IT पढ़े। 22% माता पिता बिजनेस, मैनेजमेंट, फाइनेंस को प्राथमिकता देते हैं। 14% मेडिसिन को। बचपन से ही बच्चों पर मार्क्स, प्रेस्टीजियस कॉलेज, प्रेस्टीजियस जॉब का मंत्र थोप दिया जाता है। आज बच्चों से शायद ही कोई पूछता है कि वह क्या बनना चाहते हैं, वो किस चीज में स्वाभाविक रूप से बेहतर हैं, उनकी प्राकृतिक रुचि और प्रतिभा क्या है। आज के समय में जर्नलिस्ट, राइटर, सिनेमेटोग्राफर, स्पोर्ट्स टीचर, डांस टीचर, यहाँ तक कि टीचर बनने की प्रेरणा भी कम ही मिलती है। जब ऐसी स्कूली शिक्षा होगी तो क्रिएटिविटी तो दम तोड़ देगी। आगे एक और चिंता, अमेरिका में 37 लाख से अधिक लोग अपने बच्चों को स्कूलिंग की जगह ऑप्शनल एजुकेशन देते हैं। उन लोगों में बड़ी संख्या टीचर्स की है, क्योंकि वो सिस्टम की खामियां समझते हैं। डेटा बताता है कि अधिकतर लोग उम्र बढ़ने के साथ कम क्रिएटिव हो जाते हैं। लोग 55% की तुलना में आज 96% कम क्रिएटिव आंके गए। 93% इंडियन स्टूडेंट्स को मात्र 6-7 करियर ऑप्शंस का ही पता होता है, और अगर कोई अलग करियर चुनना चाहे 3 इडियट्स के फरहान की तरह, तो घर परिवार का विरोध झेलना पड़ता है। अब मूल कारण समझिए। पहला, कन्फर्मेटोरी बायस। हम अक्सर पीयर प्रेशर या समाज के दबाव में दूसरों के फैसले दोहराते हैं। जैसे सब IIT जा रहे हैं तो हम भी वही चाहेंगे, जबकि किसी के लिए इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। दूसरा, एम्बिग्विटी इफेक्ट। हमारे सामने 2 ऑप्शंस हो, एक का नतीजा क्लियर हो, दूसरे का अनसर्टेन, तो हम वही चुनते हैं जिसका परिणाम क्लियर दिखे।
सरकारी नौकरी में सक्सेस की संभावना 1/300 मान लीजिए, जो कि क्लियर है। डिजिटल मार्केटिंग और फिजियोथेरेपी, लैब टेक्नोलॉजी, सिनेमेटोग्राफी, इनमें सक्सेस की संभावना कितनी है पता नहीं। हो सकता है कम हो सकता है ज्यादा हो, लेकिन हम अनसर्टेन ऑप्शन से बचते हैं। 2019 में एसएससी एमटीएस की 10,000 नौकरियों के लिए 25 लाख उम्मीदवार, यानी सक्सेस की 0.5% के आसपास की संभावना थी। फिर भी लोग सरकारी नौकरी को परिचित और सुरक्षित मानकर प्राथमिकता देते हैं। तीसरा, हर्ड मेंटालिटी। समाज को लगता है कि करियर बनाने के लिए डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस ही सेफ ऑप्शंस हैं। इस दबाव में कई स्टूडेंट्स अनचाहे ही रैट रेस में फंस जाते हैं। कुछ अभ्यर्थी 2-4 नहीं 10, 12, 15 साल से तैयारी कर रहे हैं। अब एक कठोर पर जरूरी सच्चाई। एक युवक ने 15 साल मेहनत की, ग्रेजुएशन किया, फिर भी नौकरी नहीं मिली। कई इंटरव्यू दिए, लेकिन हर जगह रिजेक्शन ही मिला, क्योंकि 10,000 आवेदनों पर सिर्फ 200 नौकरियां थी और परिणाम स्वरूप वो उसमें शामिल नहीं हो पाया। घर का दबाव, दोस्तों की टिप्पणी, वह लोगों से मिलने जुलने से कतराने लगा। आत्मविश्वास और आत्मसम्मान घटने लगे। धीरे धीरे वो अपने सपने छोड़ देता है और हर सुबह एक ऐसी नौकरी में जाता है जो उसे पसंद भी नहीं। यही लाइफ है, कहते कहते उम्र बीत जाती है। जॉब मार्केट की सप्लाई डिमांड समझना बेहद जरूरी है। उत्तर प्रदेश सरकार के 368 पियून पदों के लिए 23 लाख से अधिक आवेदन आए। सोचिए कितना भीषण कंपटीशन रहा। टेक्निकल फील्ड्स में फुल स्टैक डेवलपर्स, डेटा एनालिसिस, रिन्यूएबल एनर्जी, डिजिटल मार्केटिंग, साइबर सिक्योरिटी, सप्लाई चेन, ऐसी फील्ड्स में नौकरियां तेजी से बढ़ रही हैं और बहुत से उम्मीदवार मार्केट ट्रेंड्स नहीं पढ़ते। कहीं बहुत कम पदों पर लाखों दावेदार और कहीं उभरते क्षेत्रों में स्किल्ड टैलेंट की कमी। यह असंतुलन हम सबके लिए एक सीख है। अब समाधान, सरकार और संस्थाएं क्या कर सकती हैं और व्यक्तिगत स्तर पर विद्यार्थी क्या कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट लेवल पर सबसे अहम है करिकुलम का मॉडर्नाइजेशन। लिंक्डइन की चीफ पीपल ऑफिसर टॉयला हेंसन के अनुसार 2030 तक 64% नौकरियों में एडवांस्ड स्किल्स की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में कॉलेज कोर्सेज में वही पढ़ाया जाए जो रियल वर्ल्ड में लागू हो। इससे स्टूडेंट्स की रुचि बढ़ेगी, क्लास में लगाए समय का करियर में रिटर्न आएगा और एम्प्लॉयर्स को जॉब रेडी टैलेंट मिलेगा। हमारे प्राचीन विक्रमशिला और नालंदा जैसे संस्थान अपने समय से आगे थे। आज हमें फिर समय से आगे बढ़ना होगा। यहाँ फिनलैंड का रेफरेंस बहुत महत्वपूर्ण है। वहाँ शिक्षक पूरी तरह कक्षा में ही नहीं, करिकुलम डिजाइन में भी समय देते हैं। बच्चों की जरूरत, इंडस्ट्री की जरूरत और दुनिया की दिशा, तीनों के मुताबिक सिलेबस बनता है। दूसरी बड़ी कमी है सॉफ्ट स्किल्स की। सिर्फ मार्क्स से नौकरी नहीं मिलती, सिर्फ डिग्री से बिजनेस नहीं बढ़ता। कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल्स, टीम वर्क और लीडरशिप स्किल्स, ये सब स्किल्स भी उतने ही जरूरी हैं जितना कि अच्छे मार्क्स। कुछ स्कूल अच्छा काम कर रहे हैं, पर मेजॉरिटी के पास ठोस योजना नहीं है। गुरुकुल परंपरा में मेडिटेशन, योग, इमोशनल स्टेबिलिटी सब शिक्षा का हिस्सा थे। हमें इस विरासत को मॉडर्न रेफरेंस में वापस लाना होगा। तीसरा सलूशन, टीचर ट्रेनिंग। यदि टीचर्स को श्रेष्ठ ट्रेनिंग मिले तो वे हजारों विद्यार्थियों की जिंदगी बदल सकते हैं। फिनलैंड में टीचर्स को छोटे बैचों में क्रिएटिव थिंकिंग और ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटीज के साथ ट्रेन किया जाता है। फिर है ग्रेजुअल इंटर्नशिप। पहले ओवरव्यू, फिर को टीचिंग, फिर ऑब्जर्वेशन के साथ पढ़ाना और अंततः इंडिपेंडेंट क्लासेस। जापान में यदि किसी टीचर की क्लास की परफॉर्मेंस कमजोर हो तो रीट्रेनिंग अनिवार्य है। ऑस्ट्रेलिया में स्कूल कॉलेजेस में मेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स, काउंसलिंग सर्विसेज और स्ट्रेस मैनेजमेंट वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज तरीके से चलती हैं। हमें भी स्कूल लेवल पर यही करना होगा। एक और सेंटर पॉइंट, इंडस्ट्री एकेडमिक गैप को खत्म करना होगा। इंडस्ट्री कहती है जॉब्स हैं, सही लोग नहीं हैं। स्टूडेंट्स कहते हैं लोग हैं, जॉब्स नहीं हैं। यह खाई वोकेशनल ट्रेनिंग से फिल की जा सकती है। जर्मनी का डुअल सिस्टम, क्लास एजुकेशन और रियल टास्क्स की साथ साथ ट्रेनिंग इसका एक्सीलेंट एग्जाम्पल है। सप्ताह का एक हिस्सा क्लासरूम में और एक हिस्सा असली जॉब पर बीतता है। 3 वर्षों में स्टूडेंट्स थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में प्रोफिशिएंट होकर इंडस्ट्री रेडी निकलते हैं। भारत में सीए और मेडिकल एजुकेशन में ऑन द जॉब समय काफी है, पर अधिकांश क्षेत्रों में इंटर्नशिप फॉर्मेलिटी बनकर रह जाती है। एंटरप्रेन्योरशिप पर ध्यान कम है। कुछ कैंपसेस में सेल्स इंक्यूबेटर्स शुरू हुए हैं, पर कॉम्प्रिहेंसिव लेवल पर इंसेंटिव चाहिए। इजराइल जैसे देशों में मेंटोरशिप, इंक्यूबेशन और इनोवेशन हब सामान्य बात है।
सरकार अगर चाहे तो इस बढ़ती बेरोजगारी को काबू करने के लिए ठोस कदम उठा सकती है। सबसे अहम है स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग पर बड़े पैमाने पर निवेश। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट कहती है भारत में हर साल करीब 1.2 करोड़ युवा नौकरी की उम्र में आते हैं, लेकिन उनमें से लगभग 4% को ही फॉर्मल स्किल ट्रेनिंग मिलती है। यानी स्किलिंग पर जोर देकर ही लाखों युवाओं को रोजगार योग्य बनाया जा सकता है। इसके अलावा सरकार को मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन एनर्जी सेक्टर को प्राथमिकता देनी होगी, क्योंकि इन्हीं में अगले दशक में सबसे ज्यादा नौकरियां पैदा होने की संभावना है। नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया ने कहा था, भारत को रोजगार सृजन के लिए टेक्सटाइल जैसे लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज में निवेश बढ़ाना होगा। सिर्फ हाईटेक सेक्टर पर निर्भर रहना रोजगार की समस्या का हल नहीं देगा। इसी तरह पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी कहा था कि हमारी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था की मांगों को पूरा करने के लिए हमें अपने युवाओं को शिक्षित और कुशल बनाना होगा। कड़वी सच्चाई ये है कि उचित कुशल जनशक्ति के बिना हम लंबे समय तक आर्थिक विकास की तेज गति को बरकरार नहीं रख सकते। यानी समाधान साफ है, नीति निर्माण में शिक्षा और रोजगार का सीधा पुल बनाना ही होगा। अब पर्सनल लेवल पर स्टूडेंट्स क्या करें? क्या हम बैठे रहें और सिस्टम के बदलने का इंतजार करें? शिकायत से ज्यादा जरूरी है फ्यूचर रेडी होना। अपने स्किल्स पर काम करें, लर्निंग का समय निकालें, कोर्सेज लें, पॉडकास्ट देखें, किताबें पढ़ें, इंटर्नशिप के लिए एक्टिव हों, वैल्यू क्रिएशन करिए। दूसरी व्यक्तिगत नसीहत, इन्फॉर्म्ड करियर चॉइस। 35 से 40 की उम्र में पछतावे से बचना है तो आज गहराई से रिसर्च करिए। याद रखिए, कॉलेज सपना नहीं, सपनों तक पहुंचने का रास्ता है। नौकरी सपना नहीं, लाइफ जर्नी का फेज है। ग्रोइंग इंडस्ट्रीज जैसे डेटा एनालिटिक्स, रिन्यूएबल एनर्जी, डिजिटल मार्केटिंग, साइबर सिक्योरिटी, सप्लाई चेन को जानिए। खुद से पूछिए कि आपका इंटरेस्ट किस में है। मीडिया एंड कम्युनिकेशन, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक पॉलिसी, डिजाइन, डेवलपमेंट, हाई पेइंग अपॉर्चुनिटीज हर जगह हैं, बशर्ते स्किल्स और प्रूफ ऑफ वर्क दिखाई देना चाहिए। इंटरनेट एरा में रिसोर्सेज आपकी उंगलियों पर हैं। सिर्फ डिग्री नहीं, स्किल, पोर्टफोलियो और प्रोजेक्ट्स, यही असली करेंसी है। टीचर्स और पेरेंट्स से भी कहें कि वो विजन ब्रॉड करें, एक ही सही रास्ता है वाला परसेप्शन छोड़ें और टैलेंट बेस्ड गाइडेंस दें। आखिर में शिक्षा सिर्फ कक्षा डिग्री तक सीमित नहीं है, यह लाइफ लॉन्ग जर्नी है जो करियर के साथ हमारे व्यक्तित्व को भी डेवलप करती है। अभी से होमवर्क कीजिए, अपना इंटरेस्ट, अपनी स्ट्रेंथ, मार्केट की रिक्वायरमेंट, इमर्जिंग फील्ड्स, सब पर सोचिए। डायरेक्शन तय कीजिए, क्योंकि सही दिशा में उठाया गया एक कदम आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है।